हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर आ गया हूं आपके बीच। आज कोई बड़ा टॉपिक डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन छोटे छोटे जरूर टॉपिक आज होंगे, लेकिन वो जितने छोटे हैं उतने इंपॉर्टेंट हैं। आप जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो देखेंगे कि हर एक टॉपिक में कोई ना कोई कंक्लूजन जरूर छिपा हुआ है। ठीक है, तो भैया आप लोग अगर पीछे से वीडियो देखते चल रहे हो तो हम लोग इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है वो डिस्कस कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो उसी सिलसिले में आज हम लोग जो छोटे छोटे टॉपिक हैं वो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग लेते हैं डिस्कस करने के लिए जो हम लोग का टॉपिक है वो है आपका करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, ठीक है, आपको पता भी होगा करंट डेंसिटी होती क्या है। करंट पर यूनिट एरिया। करंट पर यूनिट एरिया, इसको हम लिख लेते हैं। करंट डेंसिटी जो होता है करंट पर यूनिट एरिया, बस ये चीज हमको ध्यान रखनी है। दिस करंट पर यूनिट एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी। ठीक है, देखो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल जे से। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल जे से। लिख लेते हैं भाई, जो हमने ये लिखा है करंट अपॉन एरिया, और ये मेरा क्या बन गया, एक फार्मूला बन गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी ये कैसी क्वांटिटी होती है भैया, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है भैया। ठीक है, ये सब छोटी छोटी डेफिनेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना कोई बड़ा डेरिवेशन नहीं हम कराएंगे आज, तो छोटी छोटी चीजें। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला ये हो गया, करंट डेंसिटी एक आपका वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो भैया देखो, करंट की यूनिट एम्पियर और एरिया मीटर स्क्वायर, ये क्या हो गई भैया, यूनिट हो गई। ठीक है, बहुत आसान है। एक अगर छोटा सा आपसे हम पूछें कि जे एंड वी डी, ये क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये है करंट डेंसिटी, इसमें रिलेशन क्या होगा। अगर पूछ दें हम रिलेशन बिटवीन जे एंड वी डी, करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन क्या होगा। बहुत बढ़िया, देखो तो I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये हमको पता है। बस क्या करना, ए को इसके नीचे लेके चले आओ, क्या हो जाएगा एन ए वी डी, और ये क्या कहा जाता है, ये तो करंट डेंसिटी है। तो ये क्या आ गया, जे इज इक्वल टू एन ए वी डी। कभी भैया इसको भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, छोटा सा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आज का नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक, जो नेक्स्ट है हम लोग का है वो है आपका कंडक्टेंस। देखिए छोटे छोटे टॉपिक हैं, ज्यादा कोई बड़े हैं नहीं, तो हेडिंग डाल देते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस ये क्या होता है, इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है भैया वो कैपिटल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है कंडक्टेंस को, या कैपिटल सी से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, जैसा भी आप समझो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैपिटल सी कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कंडक्टेंस को कैपिटल सी कर दें, जो भी सिंबल आप चाहो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो होता है कंडक्टेंस, ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको हम ऐसे लिख दें, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर इसको हम लोग दोनों सिंबल लिख देते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, C और
जी भी लिख सकते हो सिंबल के तरीके पे। तो ये हो गया इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हो, या जी इक्वल टू 1/R, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि जो कंडक्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस का जस्ट इनवर्स होता है। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में चालकता बोलते हो। ठीक है, इसके यूनिट की बात करते हैं। यूनिट की बात करते हैं तो एक यूनिट होती है इसकी मोह, या इसका साइमन होती है दूसरी यूनिट, जिसका हम लोग कैपिटल एस से रिप्रेजेंटेशन देते हैं। तो एक बार ये क्वेश्चन यही आ गया था कि साइमन किसकी यूनिट होती है, तो ध्यान रखेंगे कंडक्टेंस की। ठीक है, और इसी में दूसरा वर्ड और ऐड हो जाता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। कुछ नहीं भैया, ये क्या होता है, ये होते हैं इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी। इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी, और रेसिस्टिविटी का भैया क्या होता है सिंबल, रो होता है। ठीक है, तो उनको क्या लिख देंगे, सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। ठीक है, ये इस तरीके से हम लोग उसको लिख देते हैं। अगर इसकी यूनिट की बात करें, हम इसकी यूनिट की बात करें तो मोह मीटर इनवर्स या साइमन मीटर इनवर्स। ठीक है, ये इसकी दो यूनिट हो जाती है। ठीक है, छोटी छोटी हैं, लेकिन कभी कभार भैया ये छोटे छोटे जो फॉर्मूले मिल रहे हैं, ये छोटे छोटे कभी कभी बड़ा कमाल कर जाते हैं। क्योंकि कभी बड़ी चीज कैसे बनती है, छोटी छोटी चीजों से मिलकर बड़ी बनती है, और जब हमको छोटी चीजें नहीं आती हैं तो बड़ी चीज भी हाथ से फिसल जाती है। ठीक है, अब देखो, अब हम आपके पास दो छोटे छोटे डेरिवेशन, वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखो भैया कौन से डेरिवेशन है वो चलो डिस्कस कर लेते हैं। अब जो हम लोग डेरिवेशन डिस्कस करने वाले हैं वो अपने आप में दो तरीके से इंपॉर्टेंट, एक तो डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और एक तो उसका दूसरा नाम भी है, शायद आप लोगों ने सुना होगा। अभी नहीं बताएंगे, डेरिवेशन खत्म होने के बाद बताएंगे। देखो डेरिवेशन है रिलेशन अमॉन्ग जे, सिग्मा और ई। ये तीन क्वांटिटी मैंने यहां पे लिखी हैं, इसमें आपको रिलेशन बताना है जे, सिग्मा और ई में। जे क्या है, करंट डेंसिटी, सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी, और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, देखो हमको पता है एज वी नो दैट I is equal to NEAVD। ठीक है, और एक रिलेशन को पता है कि हमको भैया VD इज इक्वल टू क्या होता है, E कैपिटल E टाउ अपॉन M। यहां माइनस भी लगा था, माइनस डायरेक्शन को शो करता है, वो हटा देते हैं, ये वैल्यू उठा के यहां पुट कर दे, तो I इज इक्वल टू NEAVD की वैल्यू उठा के पुट कर दो, E कैपिटल E टाउ अपॉन M, सॉल्व कर लो, NE स्क्वायर A E टाउ अपॉन M। ठीक है, इसको थोड़ा देखो रीअरेंज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू NE स्क्वायर टाउ अपॉन M, ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा E। ठीक है, ए को इसके नीचे भेज दो, क्योंकि हमको क्या लाना है, देखो जे, सिग्मा, ई, इनमें रिलेशन दिखाना है। अब देखो जरा, यहां पर ई तो दिख रहा है, अभी ना तो सिग्मा दिख रहा है ना तो जे दिख रहा है, लेकिन देखो जरा, ए अगर हम इसके नीचे ले आए तो आई अपॉन ए क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। तो यहां पर भैया आई अपॉन ए इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम इंटू ई।
ये क्या बन गया, जे बन गया। ठीक, ये क्या बना है, ध्यान रखो जरा, क्या है, रो इज इक्वल टू m अपॉन n e स्क्वायर टाउ। ध्यान रखो, ये रिलेशन आया था, मैंने करा चुका हूं, डेरिवेटिव कहा था कि रो किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो आपको वो इन फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा है, जस्ट उल्टे तो लिखा है, तो यहां पर हम क्या लिख दें इसको, 1 अपॉन रो ई। ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है, सिग्मा, तो J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, यहां पर लिख देंगे क्योंकि सिग्मा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन रो। ठीक है, ये रिलेशन आ गया, और ये इसको हम डाल देते हैं इंपॉर्टेंट। अब इस इक्वेशन को एक नाम कहा जाता है, दिस इक्वेशन इज आल्सो known as microscopic Ohm's law। एक क्वेश्चन भी है, यहीं से आ जाता है कि माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ किसको बोलते हैं, तो ध्यान रखेंगे माइक्रोस्कोपिक जो ओम्स लॉ होता है, ठीक है, अब इसको कभी भूलेंगे नहीं अब। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगला छोटा और डेरिवेशन अगला है। देख रहे हैं कि छोटे छोटे डेरिवेशन है, कोई कठिन नहीं है, लेकिन है क्या, अगर ये माइंड में नहीं घुसते हैं तो बहुत बड़ा इफेक्ट डालते हैं, और एक बार माइंड में सेट हो गए फिर कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अब हम लोग नेक्स्ट डेरिवेशन करने वाले हैं। नेक्स्ट कौन सा डेरिवेशन है, देखो जरा, नेक्स्ट डेरिवेशन है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, मतलब हो जाएगा रो, एंड मोबिलिटी, मतलब हो जाएगा म्यू। इनमें आपको एक रिलेशन बताना है, इनमें आपको एक रिलेशन बताना है, मतलब यहां हेडिंग डाल दें, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी रो एंड मोबिलिटी। इसमें एक को रिलेशन बताना है। कैसे स्टार्ट करते हैं, देखो जरा, हमको पता है J इज इक्वल टू सिग्मा ई, एज वी नो दैट। ठीक है, और एक और हमको पता है कि J इज इक्वल टू आई अपॉन ए होता है। सही ना भाई, ये भी J की वैल्यू है, ये भी J की वैल्यू है, क्या करोगे, दोनों को बराबर कर दो, तो यहां पे हो जाएगा सिग्मा ई इज इक्वल टू आई अपॉन ए। ठीक है, यहां पर हमको चाहिए रो और म्यू चाहिए, रो और म्यू चाहिए, तो यहां पर भैया इस सिग्मा तो को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन रो, लिख लेते हैं, जो भी हम लोग लिख सकते हैं, इसको तो हम लोग 1 अपॉन रो लिख सकते हैं। चलो भैया, रो तो आ गया, ठीक है, लेकिन अभी म्यू नहीं आया, अभी हमारे यहां पे म्यू नहीं आया। देखो जरा, तो इसको हम E इज इक्वल टू आई अपॉन ए, ठीक है, अभी इसको ऐसे लिख देते हैं, चलो चल लिख दिया तो लिख ही दिया था, अभी हटाएंगे नहीं। अब यहां पर 1 अपॉन रो, और एक हमको रिलेशन पता था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी मोबिलिटी का एक रिलेशन पता था, दिस वीडी अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को तो हम लोग मोबिलिटी बोलते थे। बताइए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज नोन एज मोबिलिटी। ठीक है, अब जरा देखो यहां पर,
आई को हम क्या लिख सकते हैं, NEAVD अपॉन E इंटू ए। ये आपका क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 1 अपॉन रो इक्वल टू NEVD अपॉन E क्या ले सकते हैं, म्यू लिख सकते हैं। ठीक है, VD अपॉन E म्यू लिख सकते हैं। तो यहां से भैया एक रिलेशन ये आ गया आपके पास, 1 अपॉन रो इक्वल टू NE म्यू, या इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, रो इक्वल टू 1 अपॉन NE म्यू। ठीक है, तो ये भी भैया अपने आप में रिलेशन इंपॉर्टेंट है, कोई कठिन नहीं है। बस हमको क्या करना है, स्टेप कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, वो हमको ध्यान रखना है। ठीक है भैया, रिलेशन भैया ये कभी भी कंपटीशन में कहीं से ही पूछ सकता है। जैसे पूछ दिया कि रो और म्यू में क्या रिलेशन है, 4 ऑप्शन में से बताओ कौन सा है। अब अगर ये नहीं आता है तो गड़बड़ है ना। चलो अब तो आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग चलते हैं अगले डेरिवेशन की तरफ। डेरिवेशन नहीं है, अगले टॉपिक की तरफ। ये तो आप कहोगे सर आप डेरिवेशन बहुत कराते हो। हम भैया कराते नहीं हैं, लेकिन अब जब आ जाता है तो बताना तो आपको है ही है। अब जो है नेक्स्ट हम लोग पैरामीटर पढ़ने वाले हैं, वो एक ऐसा पैरामीटर है जिससे हर एक क्वांटिटी डिस्टर्ब होती है। कौन सा पैरामीटर है, वो है टेम्परेचर। एक पैरामीटर टेम्परेचर एक ऐसा पैरामीटर है जिससे लगभग सारी क्वांटिटी डिस्टर्ब हो जाती है। देखो जरा, तो हमको यहां पढ़ना क्या है, यहां पर हमको पढ़ना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। हमको ये देखना है कि टेम्परेचर का रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ता है। कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, इन तीनों के रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हमको देखना है। और यहां से भैया आपको एक कंक्लूजन बताएंगे, वो कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, एक हमको फॉर्मूला पता है कि R इक्वल टू रो L अपॉन A। ठीक है, अगर कोई कंडक्टर है तो हमको फॉर्मूला पता था कि रेजिस्टेंस जो है उस पे इन पैरामीटर पे डिपेंड करता है। और जो रो था हमारा क्या था, M अपॉन NE स्क्वायर टाउ, ये भी हमको पता था। तो जरा इन दोनों को रिलेशन से देखें तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाउ हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, मैंने क्या कहा था, टाउ क्या था, रिलैक्सेशन टाइम था। जैसे कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हो, इलेक्ट्रॉन में कोलिजन बढ़ जाता है, तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाता है। जब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, तो यानी कि यहां से हम एक चीज लिख सकते हैं, इफ टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या हो जाता है, वो भी आपका इंक्रीज कर जाता है। यहां से हमको ये पता चलेगा, एक पॉइंट यहां से मिल गया। ठीक है, अब यहां से इंक्रीज हो गए तो ठीक है, कितना होता है एक फॉर्मूले से निकाला जाता है। वो फॉर्मूला क्या है, देखो जरा, एट T डिग्री सेंटीग्रेड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर या रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज गिवन बाय, एक फॉर्मूला है, ध्यान रखेंगे फॉर्मूला कौन सा, RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। ये एक भैया फॉर्मूला है, इसकी हेल्प से हम लोग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं।
तो यहाँ पे RT क्या है, एट T डिग्री सेंटीग्रेड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। R0 क्या है, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। T क्या है, राइज इन टेम्परेचर, मतलब कितना टेम्परेचर राइज किया गया। जैसे कह दे पहले टेम्परेचर था 30 और कर दिया गया 50, तो कितने का राइज हुआ, यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ 20 का। तो यहाँ पे जो T होगा वो कितना होगा, यहाँ पे 20 होगा। और अल्फा क्या है, यहाँ लिखे दे रहे हैं, अल्फा है भैया टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। यहां पर टेम्परेचर कोफिशिएंट सब हमको वैल्यू पता हो गई, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट का साइन कैसा होता है, सेमी कंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट का साइन कैसा होता है, इंसुलेटर का टेम्परेचर कोफिशिएंट का साइन कैसा होता है। ये जो 3 क्वेश्चन है भैया, ये क्वेश्चन आते बहुत ज्यादा है। देखो भाई, ये फॉर्मूला तो आपने देख लिया, इस फॉर्मूले से हम लोग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब हम लोग जो भी बताया था कि कैसे इफेक्ट देखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे देखेंगे, वो देखो जरा। इसको हम ऐसे लिखे रहने देते हैं। देखो जरा हम इस फॉर्मूले को यहां लिख देते हैं, RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी, ठीक है। हमको अल्फा का साइन निकालना है ना, तो अल्फा को एक साइड में कर लो, तो क्या हो जाएगा, RT माइनस R0 इज इक्वल टू अल्फा R0 टी। तो अल्फा इज इक्वल टू RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू टी। कहेंगे आपको ये फॉर्मूला भी देखने को मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं यहां पर लिख देते हैं, इन केस ऑफ कंडक्टर। दूसरा केस हो जाएगा इन केस ऑफ इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये दोनों केस भैया इंपॉर्टेंट हैं। अब हमको बताना है कि यहां पर अल्फा का साइन कैसा होगा। देखो ध्यान समझिएगा, अभी हमने बताया था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है। मतलब ये 0 डिग्री पे था, जब बढ़ाओगे तो इससे तो ज्यादा ही टी हो गया ना। मतलब जैसे 0 पे कुछ था, कहेगा 20 डिग्री पे कितना होगा, तो इस R0 से तो RT ज्यादा होगा, तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। मतलब जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो मतलब इससे तो ये वाला क्वांटिटी हमेशा ज्यादा होगी। आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। यानी कि कंडक्टर का टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो उनका रेजिस्टेंस घटता है। यहां लिख देंगे, इन केस ऑफ इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, घटता है, रेजिस्टेंस घटता है, ठीक है। तभी कहा जाता है कि जो सेमीकंडक्टर होता है वो एट 0 डिग्री पे कैसा कैसा हो जाता है, एट 0 केल्विन पे वो इंसुलेटर होता है, और जैसे ही उसको रूम टेम्परेचर पे लाते हो वो एक कंडक्टर बन जाता है,
ठीक है, तो यानी कि रेजिस्टेंस कम हो गया ना। तो यहाँ पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे रेजिस्टेंस कम होगा, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो आंसर किस में आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां लिख देंगे, तो इनकी वैल्यू कैसे हो जाती है, ये निगेटिव हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि कंडक्टर के केस में जो अल्फा होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के केस में जो अल्फा होता है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है। ठीक है, तो देखा भैया अपने छोटे छोटे टॉपिक तो बहुत थे, लेकिन इनसे जो कंक्लूजन निकले वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में थे, इसलिए इसके साथ में कोई बड़ा टॉपिक ऐड करने कोई मतलब नहीं था। लेकिन ये जितने छोटे हैं ये इंडिविजुअल में उतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडिविजुअल इसके साथ कोई अलग क्वेश्चन नहीं होगा। जैसे पूछ लेगा कि बताओ कंडक्टर का टेम्परेचर कोएफिशिएंट का साइन कैसा होता है, इंसुलेटर का कैसा होता है, सेमीकंडक्टर कैसा होता है, माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ कौन सी इक्वेशन कहा जाता है, रो और म्यू में क्या रिलेशन होता है, साइमन किसकी यूनिट है। तो ये छोटी छोटी जो डेफिनेशंस हैं, लगती तो बहुत छोटी यार यूजलेस हैं, कोई मतलब नहीं है, लेकिन जितनी छोटी हैं उतनी ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज भैया हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ओम्स लॉ के लिमिटेशन पढ़ने वाले हैं, और कलर को देख करके ये भी बताएंगे कि उस कार्बन रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है। कलर कोडिंग हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और फिर हम लोग उसमें वो पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस को कैसे कंबाइन करेंगे, सेल को कैसे कंबाइन करेंगे, बहुत सारे टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो भैया अगर इस चैनल पे आप लोग नए हो और आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे हमारा भी हौसला बढ़ता रहता है कि हाँ चलो भैया स्टूडेंट जो है मेरे सपोर्ट में है और मैं और अच्छी वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तो भैया आप लोग इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए, अपना जो नॉलेज है वो इंक्रीमेंट करते रहिए, और आपको जो भी आपको जहाँ पर भी छोटी छोटी प्रॉब्लम हो वो आप कमेंट से पूछ सकते हो, आपको आंसर मिलेगा 100%। तो इसी साथ ही भैया फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।